नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन ओएससीई निम्नलिखित में से कौन से कार्य करने के लिए जाना जाता है? शस्त्र नियंत्रण, मानवाधिकारों का प्रचार, संघर्ष की रोकथाम और संघर्ष के बाद पुनर्वास, संकट प्रबंधन की आतंकवाद निरोध। आपके विकल्प हैं केवल 1, 2 और 5, केवल 2, 3, 4 और 5, केवल 1, 3, 4 और 5 की 1, 2, 3, 4 और 5। यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन यानी ओएससीई के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि यह संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक की स्थिति के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा उन्मुख अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी उत्पत्ति 1975 के मध्य में यूरोप में सुरक्षा और सहयोग सम्मेलन के माध्यम से हेलसिंकी, फिनलैंड में हुई थी। इसे शीत युद्ध के दौर में ईस्ट वेस्ट फोरम के रूप में भी बनाया गया था। इसका जो सचिवालय है वह है ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है और मुख्य रूप से इसे बनाया गया था हथियार नियंत्रण, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने, संघर्षों की रोकथाम करने और संघर्ष के बाद के पुनर्वास के साथ ही संकट के प्रबंधन और आतंकवाद निरोध के संदर्भ में। इसके 57 सदस्यों में से अधिकांश यूरोप के हैं, लेकिन इसमें एशिया और उत्तरी अमेरिका के कुछ सदस्य भी शामिल हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि भाग लेने वाले राज्य उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश भूमि क्षेत्र को कवर करते हैं। इस रूप में यदि हम देखें तो पांचों के पांचों विकल्प जो हैं वह इसके कार्यों में संलग्न होंगे और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा डी। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच चले आ रहे विवाद का निवारण किए जाने के संदर्भ में ओएससीई की भूमिका महत्वपूर्ण हो चली है और हाल ही में दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन यानी ओएससीई की बैठक यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों के साथ होगी ताकि युद्ध के खतरे को टाला जा सके। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि में मध्यस्थता की गई थी। अमेरिका के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा कि ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा। तो सिंधु जल संधि के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह विश्व बैंक की मध्यस्थता में की गई एक संधि है जो 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी। संधि यह प्रशासित करती है कि दोनों देशों में बहने वाली सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी का उपयोग कैसे किया जाएगा। संधि के अनुसार पूर्वी नदियों यानी सतलज, व्यास और रावी का पानी भारत को आवंटित किया गया था, जबकि पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। संधि के तहत भारत को डिजाइन और संचालन के लिए विशिष्ट मानदंडों के अधीन पश्चिमी नदियों पर नदी परियोजनाओं के माध्यम से जल विद्युत को उत्पन्न करने का अधिकार भी दिया गया है। इस रूप में यदि हम देखें तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 1 से 3 मार्च तक स्थायी सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक के लिए 10 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान का दौरा करेगा और दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद पहली बार 3 महिला अधिकारी भी इसमें शामिल होने जा रही हैं। इस चित्र में आप सिंधु जल संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन गलत है या है? पश्मीना ऊन और शॉल जानवरों के बालों के रेशे से बनाई जाती है जो चांगथांगी बकरी के शरीर से प्राप्त होते हैं। यह लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली स्वदेशी बकरी की एक विशेष नस्ल है। इन बकरियों को चांगपा नामक खाना बदोश समुदायों द्वारा पाला जाता है। आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। केवल 1, केवल 2 कि उपरोक्त में से कोई नहीं। पश्मीना ऊन और शॉल के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि यह जानवरों के बालों के रेशे से बनाई जाती है जो चांगथांगी बकरी के शरीर से प्राप्त होते हैं। यह लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली स्वदेशी बकरी की नस्ल है और इन बकरियों को चांगपा खाना बोदो समुदाय के द्वारा पाला जाता है। यानी तीनों के तीनों जो कथन है वह सही है और चूंकि कोई भी कथन गलत नहीं है, इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा डी।
उपरोक्त में से कोई नहीं। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें सदियों से कश्मीर के महंगे लेकिन उत्तम और जटिल रूप से बुने हुए पश्मीना शॉल या तो पार्टी के कपड़े रहे हैं या फिर अभिजात वर्ग से संबंधित रहे हैं। हालांकि श्रीनगर में जन्मे फैशन डिजाइनर जुबैर किरमानी ने पश्मीना शॉल को वॉल हैंगिंग में बदल दिया है, जो इसे और लोकप्रिय बना सकता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। यह एक उभरता हुआ विज्ञान है जो डिजाइनर दवाइयां बनाने से लेकर खाद्य पदार्थों तक की विस्तृत श्रृंखला के लिए इंजीनियरिंग जीवन रूपों से संबंधित है। इसे नई औद्योगिक क्रांति में शीर्ष 10 सफलता प्रौद्योगिकियों में से एक के रूप में देखा जाता है, जिसमें विश्व को बदलने की सर्वाधिक क्षमता है। इसके अनुप्रयोग के उदाहरणों में क्रिस्पर जैसे आनुवांशिक अनुक्रमण प्रणाली का उपयोग शामिल है, जो पशुओं, पौधों और यहां तक कि लोगों में दोषपूर्ण जीन को समाप्त करने या परिवर्तित और जैविक परिणामों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? संश्लिष्ट जीव विज्ञान, कृत्रिम जैव विज्ञान, संशोधित जीव विज्ञान की अभियांत्रिकीय जीव विज्ञान। तो इस रूप में आपको ध्यान रखना है कि यह पूरी व्याख्या संश्लिष्ट जीव विज्ञान से संबंधित है, जिसे सिंथेटिक बायोलॉजी के रूप में जाना जाता है। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। मुख्य रूप से सिंथेटिक बायोलॉजी वैज्ञानिकों को एकदम शुरू से डीएनए के नए अनुक्रमों को डिजाइन और संश्लेषित करने में सक्षम बनाता है, और इसका प्रयोग मुख्य रूप से अप्राकृतिक कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण का वर्णन करने के लिए किया गया था, जो जीवित प्रणालियों में कार्य करते हैं। इस अर्थ में अधिक व्यापक रूप में इस शब्द का प्रयोग जीवन को नया स्वरूप देने के प्रयासों के संदर्भ में किया जाता है। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा सिंथेटिक बायोलॉजी पर एक नवीन राष्ट्रीय नीति पर कार्य किया जा रहा है और इसके संदर्भ में एक संकलन दस्तावेज को भी तैयार किया गया है। अब हम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2019 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? अग्रिम जमा निवेश की मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा। तो इसके संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि जब बैंकों के पास धन आदि जमा करने की बात आती है, तो संपत्तियों और देनदारियों को अनेक प्रकार से परिभाषित किया जाता है। मुख्य रूप से जमाकर्ता के मामले में यह एक परिसंपत्ति यानी असेट होता है, जो बैंक से प्राप्त की जाने वाली राशि है, जिसका अर्थ है कि बैंक से प्राप्त होने वाली ऐसी राशि जो या तो मांग पर या जमा की परिपक्वता पर प्राप्त होगी। वहीं दूसरी ओर बैंक के मामले में यह एक देयता यानी लायबिलिटी है, यानी जमाकर्ता को दिए जाने वाली राशि के रूप में इसे देखा जा सकता है। इसका मतलब है कि बैंक को यह राशि या तो जमाकर्ता द्वारा मांगे जाने पर या राशि की परिपक्वता पर चुकानी पड़ सकती है। इस रूप में यदि हम देखें तो परिसंपत्ति की परिभाषा में जमाओं को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह एक लायबिलिटी यानी देयता होती है, और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे यानी आज के तथ्य की, जिसमें हम बात करेंगे अफ्रीका में पोलियो की वापसी पर, जो आज के द हिंदू में प्रकाशित हुआ है। लगभग 5 वर्ष से अधिक समय के पश्चात अफ्रीका में जंगली पोलियो वायरस का उत्थान देखा गया है। इसके संदर्भ में मामला मलावी की राजधानी में पाया गया है। हालांकि पोलियो के मामले में जो डाटा है वह ये बताता है कि किस प्रकार से पिछले 1 दशक में पोलियो के केस बेहद तेजी से कम हुए हैं। इसके संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि 2010 के बाद भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अब मलावी में ही इस प्रकार का मामला देखा गया है। हाल के वर्षों में पोलियो के मामले में जो कमी देखी गई है, उसका एक महत्वपूर्ण कारक पोलियो वैक्सीन को बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में किया गया आक्रामक अभियान ही है।
इसके चलते 2019 तक 1 वर्ष की आयु तक के लगभग 85% बच्चों को पोलियो वैक्सीन का टीका दिया गया है। हालांकि भारत में 2019-20 में 12 से 13 महीने के लगभग 80.5% बच्चों को ही पोलियो की वैक्सीन प्राप्त हुई है, जिसे और बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। इसी पृष्ठभूमि में हमें पोलियो के बारे में जानने की आवश्यकता है। पोलियो एक घातक वायरल संक्रामक रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जंगली रूप में इसके 3 घातक उपभेद पाए जाते हैं, जिन्हें प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से समाप्त किया जाना अनिवार्य हो जाता है। जब हम इसके फैलाव के बारे में बात करते हैं तो पोलियो वायरस एक व्यक्ति से व्यक्ति के द्वारा मुख्य रूप से मल या मौखिक मार्ग के माध्यम से अथवा दूषित पानी या भोजन के माध्यम से प्रेषित हो सकता है। यह मुख्य रूप से 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। यह वायरस आंत में बढ़ता जाता है, जहां से ये तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण कर सकता है और आगे चलकर यह लकवा या पक्षाघात का कारण बन सकता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन टीकाकरण से इसे रोका जा सकता है। यदि हम भारत में पोलियो की बात करें तो 3 साल के शून्य मामलों के पश्चात भारत को 2014 में WHO के द्वारा पोलियो मुक्त प्रमाणन प्राप्त हुआ था। यह उपलब्धि उस सफल पल्स पोलियो अभियान से प्रेरित हुई है, जिसमें सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई थी। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि देश में वाइल्ड पोलियो वायरस के कारण जो अंतिम मामला आया था वह 13 जनवरी 2011 को ही देखा गया था। हालांकि कोरोना के चलते वर्तमान में अन्य बीमारियों का टीकाकरण कम हुआ है, जिसको बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। आज के दैनिक क्विज के सत्र में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।